नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में पर। आज हम बात करेंगे आम जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की महत्वता पर। हमारे साथ में है हमारे विशेष अतिथि और वरिष्ठ मनोचिकित्सक सुनील शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कितना महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में। तो सुनील जी, जिस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य की बात की जा रही है, तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है और किन मापदंडों पर एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाए? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो परिभाषा है वो हेल्थ को जिस तरह से परिभाषित किया है कि केवल रोग नहीं होने को ही हम स्वस्थ नहीं कहते हैं। खासकर मानसिक स्वास्थ्य में रोग नहीं होना, साथ ही आप दूसरे के इमोशंस और खुद के इमोशंस को समझ सकें, आप चीज़ों को एनालाइज कर सकें, आप उन पे निर्णय कर सकें और एक पॉजिटिव और एक सोसाइटी में आप अपनी भूमिका जो है उसका निर्वहन अच्छे से कर सकें, उस स्थिति को हम कहते हैं कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जी, और कितनी महत्वता है, क्योंकि आज हम देखें कि न केवल देश और दुनिया बल्कि विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ जागरूकता को लेकर, इसकी अवेयरनेस को लेकर बहुत सारे न केवल कार्यक्रम चल रहे हैं, इसकी बात पूरे विश्व भर में की जा रही है। देखिए, जैसे शारीरिक जो रोग हैं या जो स्वस्थता है जी, वही उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारी मानसिक स्वस्थता है। क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम निर्णय कर पाएंगे, हम हमारे जीवन में क्या करना है, आज के दिन में क्या करना है उसकी प्लानिंग कर पाएंगे, उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, हमारे जो सोशल चीजें हैं या हमारे पास जो चीजें हैं उनको एंजॉय कर पाएंगे, हम ना एंटरटेन कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम फिजिकल के साथ साथ में मेंटली भी स्वस्थ रहें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो आप इस महत्वता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। और जो प्रोडक्टिविटी है जी, जो नेशनल प्रोडक्टिविटी में हमारा सहयोग और योगदान तभी हो पाएगा जब हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। तो आप जान सकते हैं कि प्रोडक्शन से लेकर खुद की एक जो एग्जिस्टेंस है उतनी इम्पोर्टेंस हमारे मेंटल हेल्थ की है। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से जो मानसिक स्वस्थता है उसके मापदंड आपने अभी बताए, परंतु जो अस्वस्थता है, मानसिक अस्वस्थता के क्या कारण हैं? किन कारणों पे एक व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाता है? देखिए, बिल्कुल जो मानसिक रोग हैं या जो मेंटल इलनेसेस हैं उनको जो डिफाइन किया गया है वो क्राइटेरिया बेस्ड है और लक्षणों के समूह के आधार पर हम किसी रोग को परिभाषित करते हैं कि ये मानसिक रोग है। जी, जी। और कई बार कुछ लक्षण सामान्य व्यक्ति में भी वो मिल सकते हैं कुछ समय के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कोई विशेष परिस्थिति में आपको नींद नहीं आ रही है 1-2 दिन या 2-4 दिन, तो ये एक लक्षण है जी। लेकिन बहुत सारी बीमारियों में भी ये लक्षण है, जब नींद नहीं आती है लेकिन वो बहुत लंबे समय तक होता है, बहुत चीजों तक होता है। तो हम कब कहें कि ये अस्वस्थ है? जी, है ना, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, ये कब कहें? तो उसके लिए ये है कि आपके लक्षणों की वजह से अगर आपकी पर्सनल यानी व्यक्तिगत लाइफ में या आपकी सोशल लाइफ में या आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ में किसी तरह का व्यवधान हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये इस रोग की वजह से, अस्वस्थता की वजह से ये चीज हो रही है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि ये मानसिक अस्वस्थता है। कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप किसी चीज को उस परिप्रेक्ष्य में देख नहीं पा रहे हैं जो प्रायोगिक तौर पर उसमें देखा जाना चाहिए, या आप सामाजिक भूमिका जो आपको निभानी चाहिए वो नहीं निभा पा रहे हैं, या आप अपने कार्य क्षेत्र में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी अगर स्थिति है और लक्षण हैं तो हम कहते हैं कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थता है। जी, जिस प्रकार बताया कि जो अवरोध हैं, आम जीवन में इस प्रकार के अवरोध आते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो जैसे कि आपने भी कुछ समय पहले प्रकाश डाला कि जो नींद ना आना है, इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो बहुत सारी बीमारियों में पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये
चिन्हित कैसे किया जाता है, ये वर्गीकरण कैसे होता है कि किस बीमारी में अगर ये सीरियस वाली बीमारी है, ये ध्यान देने लायक है, मुझे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, ये निर्णय किस मापदंडों पे लिया जाना चाहिए? देखिए, हम जो स्वस्थता है, चाहे वो शारीरिक है चाहे मानसिक है, जी। हम 3 तरीके से उसको रखते हैं कि एक प्रिवेंटिव मेजर्स में जैसे आप अच्छा खान पान करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखते हैं, उसी तरीके से आप अपने आप को मानसिक रूप से किसी भी परिस्थिति में स्कोप अप करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, आपने जो पूछा है कि भाई हम कब समझें कि हमको दिक्कत होने लगी है, तो जैसे मैंने बताया कि लक्षणों का समूह, जैसे डिप्रेशन की अगर बात करें तो डिप्रेशन में आप मतलब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया और आपको कोई भी चीज वो अच्छी नहीं लग रही जो आपको पहले अच्छी लग रही थी, और साथ में आपको नींद भी नहीं आ रही है, तो 3 लक्षण हो गए हैं। आम रूप से जीवन में आपकी रुचि खत्म होने लगती है। हाँ, तो ये जैसे नींद नहीं आ रही है, आपको नींद जल्दी खुल जा रही है, जी। एक ये हो गया। दूसरा, हम बात करते हैं नींद का ही एग्जांपल लेते हैं कि साहब उन्माद की स्थिति, जो मैनिया की स्थिति आती है, उसमें नींद की शरीर को आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है व्यक्ति को। दोनों में डिफरेंस है। एक तरफ नींद आप चाह रहे हैं कि आए, लेकिन आ नहीं रही है। एक तरफ है कि नींद की आवश्यकता ही नहीं महसूस हो रही है कि मुझे सोने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो 2 घंटे सोऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो ये विभिन्न परिस्थितियों में अन्य जो लक्षण हैं वो अगर साथ में हैं तो फिर डिफाइन किया जाता है कि ये स्थिति है जब आपको रोग हो गया है या मानसिक रोग से आप पीड़ित हो रहे हैं। और सबसे कब दिखाना है, जैसे ही आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, सोशल जीवन में और आपके कार्य क्षेत्र में जब प्रॉब्लम महसूस करने लगते हैं, वही समय है जब आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास में जाना चाहिए या उनकी मदद लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार आपने बताया कि हर बीमारी के, मनोचिकित्सा में भी अलग बीमारियों के एक अलग लक्षण हैं। किसी में किसी व्यक्ति को नींद ज्यादा आ रही है, किसी में नींद की आवश्यकता नहीं है, किसी में इसको नींद ही नहीं आ रही है। तो इसका वर्गीकरण किस प्रकार होता है कि जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को नींद ज्यादा आ रही है, क्या वो अलग बीमारी है या लक्षण समान लक्षण पाए जाते हैं? देखिए, जैसे मैं दूसरे जो हमारे सिस्टम हैं, जैसे कार्डियोलॉजी है, तो कार्डियोलॉजी में भी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। कभी जो दीवार है उसकी वॉल्स में प्रॉब्लम है, या वाल्व्स में दिक्कत है, प्रेशर में दिक्कत है, रेस्पिरेशन में आपके COPD है, अस्थमा है, कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं। इसी तरह से मानसिक रूप भी बहुत अलग अलग तरह के हैं। हम कुछ साधारण और जो कॉमन हैं, जो बहुत कॉमनली व्यक्ति जिनसे पीड़ित होते हैं, उनके बारे में बात करें तो सबसे कॉमन आता है एंजाइटी, है ना। एंजाइटी का एक समूह है। दूसरा आता है डिप्रेशन, तीसरा आता है बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके बाद आता है सिजोफ्रेनिया और दूसरे साइकोटिक बीमारियां। तो बहुत सारी बीमारियां हैं। इसी तरह से बच्चों में भी जो है वो ADHD बहुत कॉमनली मिलता है, ऑटिज्म बहुत कॉमनली मिलता है। फिर उसके बाद आता है बड़ों में, जब बड़ा होता है तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो एक बहुत विस्तृत और बड़ी श्रृंखला है जिनमें अलग अलग रूप से इनको परिभाषित किया गया है, मानसिक रोगों को। और जहां पे भी आपको दिक्कत आती है वहीं पे अपने को बिल्कुल परामर्श लेना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों की आपने बात करी सुनील जी, तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में भी पाया गया है, हाल ही में अनेक आंकड़ों में पाया गया है कि जो मनोरोग है, जो मानसिक अस्वस्थता है, ये अस्वस्थता बच्चों में ज्यादा पाई जा रही है हाल ही के कुछ सालों में। जिस प्रकार से जो मोबाइल का उपयोग है वो बढ़ा है, क्या उसका असर ही कारण है बच्चों में मानसिक अस्वस्थता का? देखिए, मानसिक अस्वस्थता बच्चों और बड़ों दोनों में ही मिल रही है जी। हाँ, जो आपने बताया कि इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया है, इसका प्रभाव देखने में जरूर अभी बढ़ गया है कि जब से कोरोना के बाद से ये एक हमारा माध्यम हो गया था, और उसी माध्यम को हम अभी अपने नए जो 1-to-1 अवेलेबिलिटी है उसकी तरफ जो थोड़ा कम अभी हम जा पा रहे हैं। तो ऑनलाइन जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से, और उसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि उसका जुडिशियस यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से ये हो रहा है
जिसमें एडिक्शन जो है वो सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है, मोबाइल गेमिंग का एडिक्शन हो सकता है। तो जो एडिक्शन का पार्ट है वो उसमें बहुत बढ़ रहा है। इसके अलावा भी कुछ जागरूकता बढ़ी है पेरेंट्स के अंदर, जिससे कि बच्चे में जब जो व्यवहार है, जो वो नॉर्मल व्यवहार से अलग हट के व्यवहार करने लगता है, तो पेरेंट्स उसको इवैल्यूएशन के लिए लाते हैं और वहां पे पता चलता है कि बच्चा ग्रसित है किसी रोग से या नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ तो अवेयरनेस की वजह से है, कुछ सोशल मीडिया का जो यूज हुआ है वो, तीसरा जो है वो सोशल डायनामिक्स थोड़ी चेंज हुई है कि पहले हमारे जो परिवार थे वो जॉइंट फैमिलीज थी। आज हमारे पास में न्यूक्लियर फैमिलीज और जिनमें दोनों पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं, तो पेरेंटिंग स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए हैं सोशली एंड कल्चरली, प्लस जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स आए हैं जिनका हम यूज जो है जुडिशियसली नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरा जो अवेयरनेस की वजह से ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं। ये एक बड़े तौर पे जैसे आपने कहा कि बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। प्राय रूप से सुनील जी कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी जो सावधानी है और पहले की जो आपकी सावधानियां हैं वो इलाज से बेहतर है। तो मनोचिकित्सा में और मानसिक स्वास्थ्य में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? विशेष रूप से हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की हम विशेष प्रकाश डालना चाहेंगे कि बच्चों के केस में और युवाओं में भी, बड़ों में भी किस प्रकार से चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि जो मानसिक अस्वस्थता है उससे बचा जा सके। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अपनी फिजिकल इलनेसेस हैं उसमें हम अपने आप को बना के रखते हैं जी, तो फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक अगर प्रभावित होगा तो दूसरा भी प्रभावित होगा, एक अच्छा होगा तो दूसरा भी अच्छा होने की संभावना है। बिल्कुल। क्योंकि मेंटल इलनेसेस का मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेसेस किसी व्यक्ति में होता है। कुछ जो कारण है वो प्रिवेंटेबल चेंजेस हैं, जो उनको मॉडिफाइबल हैं, जिनको अगर हम मॉडिफाई कर दें तो उस मेंटल इलनेस की रिस्क को हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है हमें कारणों पे हम बात करें तो जो स्वस्थ जीवन प्रणाली है या जो लाइफ स्टाइल है जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर आपकी जो डाइट है, हेल्दी डाइट है, उसको लें। आप प्रॉपर जो रिक्वायर्ड नींद है, क्योंकि हमारे दिमाग को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, और वो जो 7 से 8 घंटे की वांछित जो स्लीप है, क्वालिटी स्लीप, उसको आप लें। तीसरी जो चीज है कि आप आज की तारीख में हमारे जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसकी मैं सुनता हूं और देखता भी हूं कि तनाव बहुत अधिक होने लगा है। तो उस तनाव को मैनेज कैसे करना है, उसको कैसे कम से कम रखा जाए जीवन में, कैसे हम अच्छे खुश रह सकें, उसके प्रबंधन पे ध्यान देना होगा। उसमें कुछ बातें हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट है। अगर हम टाइम को मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे जीवन में जो भागदौड़ लगी है शायद हम उसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं। बच्चों में एग्जाम्स का तनाव रहता है, तो अगर हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, समझ के प्रिपेयर करते हैं, तो उसका तनाव कम होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो भी तनाव कारक चीजें आपके जीवन में हैं, सबके जीवन में अलग अलग हो सकती हैं, उनका प्रबंधन, उचित प्रबंधन आवश्यक है, जिससे हम उस स्टेज में नहीं जाएं कि हम जो मानसिक रोग है उस रोग तक पहुंच जाएं। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा जो है आपका जो लाइफस्टाइल में हम बात करते हैं कि कनेक्टेड रहना, सोशली कनेक्टेड रहना। आप अपने कुछ विचार हैं, कुछ चिंताएं हैं, उनको किसी के साथ साझा कर सकें, जिससे, और साझा करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जिस पे आपको विश्वास हो, जो आपको एम्पैथेटिकली सुन सके, जो आपको जज ना करे। यही हम चाहते हैं कि मैं कोई भी बात बताऊं तो वो मेरे बात का मजाक नहीं उड़ाए या मुझे कमजोर ना आके, है ना, मेरी बात को समझ सके। तो ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए, और हम प्रत्येक व्यक्ति वो व्यक्ति हो सकते हैं जो उसकी बात को सुन सकें बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी दूसरे विचार कोई बिल्कुल प्रतिक्रिया। साथ ही साथ में डॉक्टर साहब, जो मैं मानता हूं, क्योंकि हर चीज की जो शुरुआत है
वो घर से होती है। तो जो जिस प्रकार से आपने ये हम जो बातचीत चल रही है, जो एक व्यक्ति से विचार साझा हो सके, अपने मन की बात वो साझा कर सके, और जो मन के जिस प्रकार उथल पुथल जो होती है वो साझा कर सके, उनका जवाब भी ढूंढ सके, तो मुझे लगता है कि इसमें जो परिवार है उसकी भूमिका अहम है। तो आप क्योंकि प्रतिदिन ऐसे चीजों से आप निपटते हैं, ऐसे अनेक अनेक केस आपके पास में आते हैं, तो परिवार की क्या भूमिका है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही और बहुत महत्वपूर्ण बात में, क्योंकि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एडोलेसेंट है, चाहे वो एडल्ट है, वो परिवार के साथ में रह रहा है, और परिवार उसको शुरू से अब तक जान रहा है कि इसकी क्या व्यवहार है, ये किस तरह से बात करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, और जब भी वो कहीं एबनॉर्मेलिटी में जा रहा है या उसको कोई परेशानी जीवन में आ रही है, तो घर वाले ही हैं, अगर वो ध्यान दें तो उसको वो तुरंत पहचान सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आप उसको पहचान के और बिना जजमेंटल एम्पैथेटिकली अगर आप उसको सुनते हैं, उससे बात करते हैं, उससे संवाद करते हैं, तो वो आपके साथ में खुलेगा और आपकी समस्या को वो आपसे साझा करेगा और समाधान निकल आएगा। परंतु अगर परिवार के सदस्य उनकी भावनाओं को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वैलिडेट नहीं करते हैं, तो वो आपसे कटने लगेगा और वो दूसरी जगह पे अपनी जो परेशानी है उसको साझा करने के लिए या सॉल्यूशंस के लिए कहीं और जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार के सदस्य के नाते आप उस व्यक्ति को समझें और उनकी भावनाओं को, जैसा मैंने कहा कि आप उनकी भावनाओं को वैलिडेट करें। ऐसा नहीं है कि उसको टालें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल, अरे तुम थोड़ा स्ट्रांग बनो आने से, भाई वो कोशिश कर चुका है, उससे नहीं हो पा रही है चीज, तभी वो ऊपर आ रही है, तभी वो चाह रहा है कि आप उसको पूछो, आप उसकी मदद करें। तो जब तक आप उसकी बात को मानेंगे नहीं, वो ये अगर कह रहा है कि मुझे आजकल अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस बात को छिटकने के, दबाने के, आप उसके ऊपर संवाद कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, क्या समस्या है और कितनी गंभीर समस्या है, उसी हिसाब से उसका सॉल्यूशन दीजिए। तो परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से जैसे जो एडोलेसेंट्स हैं, उनमें मित्रों की या जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो दोस्त लोग हैं या पीयर ग्रुप है, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि एक स्टेज आती है एडोलेसेंस में जो परिवार पे बच्चा कम निर्भर या मतलब थोड़ा वो दिखाता है अपनी ज्यादा जुड़ाव मित्रों से, थोड़ा जुड़ाव, वो दोस्तों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। तो उस वक्त पीयर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है जिस प्रकार के सुझाव डॉक्टर साहब आपने दिए, शायद जो सुसाइड जैसे जो केसेस हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो मानसिक तनाव है, अवसाद है, इसी का कारण शायद सुसाइड जैसे केस में कारगर साबित होता है कि बच्चा ऐसा कुछ कदम उठाता है। परिवार की भूमिका भी इसमें जिस प्रकार का आपका जो सुझाव रहा है परिवार के लिए, मित्रों का, वो भी शायद इसमें कारगर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अवसाद या अन्य मानसिक बीमारियां जिनमें बहुत सीवियर एंजाइटी या बाइपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनमें जो सुसाइड के थॉट्स या सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइड करना जैसी स्थिति आ सकती है। तो इन कंडीशंस में जिनमें कुछ न कुछ पीछे बैकग्राउंड में कोई लंबा स्ट्रेस या कोई परिस्थिति रहती है और वो परिस्थिति तब्दील हो जाती है मानसिक रोग में, और वो जब गहरा जाता है या जब सीवियर हो जाता है, तब वो इस तरह के कदम उठाते हैं। और हमेशा सुसाइड वाले जो व्यक्ति हैं वो आपको वार्निंग साइंस मिलते हैं, बशर्ते कि हम उन वार्निंग साइंस को पहचानें और उनके ऊपर हम उसकी मदद करें। ये किस प्रकार के वार्निंग साइंस हैं? बहुत अच्छा प्रश्न का है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमें वो वार्निंग साइंस समझने होंगे। जैसा मैंने बताया कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ नजदीकी रहते हैं, क्लोज में रहते हैं, तो आप उसके नॉर्मल व्यवहार को जानते हैं। जैसे कि भाई वो व्यक्ति शांत है, अपना इतने बजे उठता है, इतने बजे खाना खाता है, जनरली ये खाना खाता है, जनरली इस तरह से बातें करता है। अब वो व्यक्ति खाना खाने समय पे नहीं आ रहा है, अब वो हंसी मजाक नहीं कर रहा है, अब वो कटा कटा रहने लगा है, अब वो आत्महत्या की बातें करने लगा है, या अब वो जीवन में होपलेस हो गया है कि कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। सामान्य से विभिन्न, सामान्य से अलग बातें। तो जैसे ही व्यवहार में अब उसकी नींद नहीं आती है, पहले वो कुंडी दरवाजा
केवल बंद करके रखता था, अब आजकल कुंडी भी लगाने लगा है। फिर वो अपनी चीज़ों को बहुत व्यवस्थित करके लोगों को देने लग गया है कि तू रख ले, ये तुम रख लो, या मेरे आगे का ऐसा प्लान रहेगा। तो ये जब चीज़ें व्यवस्थित करने लग जाता है तो हो सकता है उसके दिमाग में कोई इस तरह की प्लानिंग चल रही है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना आवश्यक है। तो जो वार्निंग साइंस हैं वो व्यक्ति के क्लोज में जो लोग रहते हैं, उनके व्यवहार में जो बदलाव है, उनकी बातचीत में जो बदलाव है, उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन हमें उसके लिए सचेत रहना होगा। हमें इस चीज की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति अवसाद में या किसी अन्य बीमारी के इन्फ्लुएंस में आत्महत्या नहीं करेगा। जी, ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब सारी किस प्रकार से जो मानसिक अस्वस्थता है और जो मानसिक परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनकी हमने बात करी। परंतु अब बात करते हैं उपायों की। तो संगीत और मेडिटेशन को विशेष रूप से अहम माना गया है मानसिक स्वस्थता के लिए। कितना भूमिका है संगीत और मेडिटेशन? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा योगदान है। हमने अभी दो तरह की बात की है कि एक तो हमने कहा प्रिवेंटिव मेजर्स। जी, तो संगीत और मेडिटेशन से हम प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं कि हम संगीत सुनते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, हमारे विचार अच्छे आने लगते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं, हम आगे की जो योजनाएं हैं उनमें बनाने के लिए अपने आप को तारोताजा महसूस कर सकते हैं। तो संगीत का ये एक बहुत बड़ा अहम रोल है, और एंजाइटी भी बहुत हद तक हम संगीत से कम करते हैं। इसी तरीके से मेडिटेशन या योग जो हैं वो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करते हैं, और हम प्रिवेंटिवली अपने आप को इस लायक कर सकते हैं कि छोटी मोटी मानसिक या आगे कोई व्यवधान लाइफ में आ रहे हैं तो उनको हम उनसे कोप अप कर सकें। बिल्कुल। इसी तरह से रोग ग्रसित हो जाने के बाद में जो उपचार में एक तरह की एडिशनल डोज हो सकती है, जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं या बुखार की दवाई लेते हैं तो साथ में बी कॉम्प्लेक्स भी लेते हैं जी, तो बैलेंस किया जाता है। तो क्या होता है कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो हम एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, थेरेपीज करते हैं, साथ में म्यूजिक थेरेपी या साथ में जो ये है, तो उससे उस बीमारी से बाहर निकलने में मदद मिलती है, वो जल्दी बाहर आ जाते हैं और आगे के लिए प्रिवेंशन हो जाता है। तो डेफिनेटली प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट के दौरान इनका बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ में, क्योंकि बच्चों की हम शुरू में बात कर रहे थे, सह शैक्षणिक गतिविधियां, क्योंकि आज के दौर में भागते दौड़ते जीवन में ये जो प्रभाव है, बच्चे और युवा भी इससे अनछुए नहीं है। जिस प्रकार से परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है, जिस अच्छे अंक लाने का जो एक दबाव है, चाहे वो सीधे तौर पे दबाव ना हो, सीधे तौर पे पेरेंट्स से या अपने माता पिता से दबाव ना हो, परंतु दौड़ में जिस प्रकार अच्छा परफॉर्म करने के लिए, प्रतियोगिता में आगे आने के लिए जो दबाव एक बच्चा महसूस करता है, उसके लिए सह शैक्षणिक गतिविधियां कितनी अहम हो सकती हैं? क्योंकि मानसिक तनाव तो मुझे लगता है शायद स्कूलों में भी है और बच्चों में चाहे वो हम उसकी खुल के बात नहीं करते हैं, परंतु वो पाया जाता है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों में जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो परिवार की तरफ से एम्बिशंस हैं, उनकी उनसे अपेक्षाएं हैं कि ये व्यक्ति बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये एक अपेक्षाएं हैं। और वो सामाजिक अपेक्षाएं भी हैं, सामाजिक दबाव भी है कि फलानी जी का बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए या इंजीनियर ही बनना चाहिए या IAS ही बनना चाहिए। तो ये जो दबाव है, क्या वो व्यक्ति जो बच्चा है वो उस करियर को पसंद करता है, क्या उसका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है? तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर उसका उसमें इंटरेस्ट है, वो करना चाहते हैं, तो उसको आप सपोर्ट कीजिए, आप करिए। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में तो वो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज होती है कि हम हमेशा बच्चे को प्रथम या द्वितीय या टॉप ही देखना चाहते हैं, और कुछ बच्चे एक परिप्रेक्ष्य में एक वातावरण के अंदर ये करते भी जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उनका जो कंपटीशन है वो और लोगों से भी होना शुरू हो देता है। और इस दौरान फेलियर और रेजिलियंस को हम
नहीं पढ़ाते हैं, हमारे बिल्कुल, बच्चे में बिल्कुल। वो गुण विकसित नहीं कर पाते हैं कि कल को अगर कोई फेलियर हो गया तो उसको नॉर्मल तरीके से कैसे लिया जाए, उसको कैसे हम दोबारा प्रयास करें, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, तो कैसे हम फेलियर को ये हैंडल भावना करें। भावना जगाना बहुत आवश्यक है कि फेलियर और सक्सेस दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। आपने एग्जाम्पल दिया हमारी बातचीत के दौरान कि किसी भी एग्जाम में, कोई कंपटीशन एग्जाम या कहीं पे भी 700 की वैकेंसी है और 7 लाख लोग अप्लाई करते हैं या उसके लिए प्रयास करते हैं, तो 700 को ही मिलेगा। 6,94,000 लोगों को वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, इसी के लिए शायद मैं बात तो करना वो चाहूंगा। उन लोगों को ये समझ में होना चाहिए कि कल को ये चीज नहीं भी होती है, हमने पूरा प्रयास करें, जी, पूरा अच्छे से प्रयास करें, लेकिन ये चीज दिमाग में रहनी होगी कि कल को फेल हो गए, नहीं कर पाए तो क्या करना है और कैसे इसको नॉर्मल तरीके से लेना है। कई बार लोग प्रयास बढ़ाते हैं, है ना, नंबर 1 बार देते हैं, 2 बार जी, देते जी, हैं, जी, 3 समझिए। बार देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जी। जहाँ पे 7-7, 8-8 बार देने के बाद सक्सेस मिली है, कहीं पे 7-7, 8-8 देने के बाद भी उन्होंने अपना करियर बदला है। तो प्रयास करें, अच्छी बात है, आप जो चाहते हैं वो करना। दूसरा, पेरेंट्स को समझना होगा, सोसाइटी को समझना होगा कि जो व्यक्ति जो चीज करना चाहता है, जिसमें इंटरेस्ट है, वो उसको करने दिया जाए। बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन संदेश दिया आपने कि ना केवल हर चीज की स्कूल से शुरुआत होगी, परंतु स्कूल ही नहीं, घर और पर्सनल लेवल पे, यानी हर स्तर पे व्यक्ति का जिस प्रकार से हम विचार साझा करेंगे और जागरूकता से, अनेक जागरूकता के माध्यम से जो ये भ्रांतियां हैं इनको दूर किया जा सकता है, जो मानसिक स्वस्थता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने समय निकाल के हमारे कार्यक्रम पधारे, और जिस प्रकार से आपका मन स्वस्थ होगा तो ही तन स्वस्थ होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।